चलिए एक बार फिर से आप सभी को वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। तो कल वाली जो हमारी लेक्चर था वो मिस हो गया, कल क्लास के भी कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से मेरे वो क्लास हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। और आज से हम लोग अपना सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। जो सीरीज हम लोग चल रहे हैं हिस्ट्री को लेकर के, 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। इंडस वैली को हम लोग डिस्कस कर लिए और वैदिक काल हम लोग क्या कर रहे थे, वैदिक पीरियड को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और वैदिक पीरियड में भी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था मैंने, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा क्या था, पोस्ट वैदिक काल या लेटर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। तो आज हम लोग शुरुआत किससे करते हैं अपनी, ऋग्वैदिक काल हम पढ़ चुके हैं और हम लोग बात किसकी करते हैं, उत्तर वैदिक काल की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें, तो सबसे पहले अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, लेटर वैदिक काल। लेटर वैदिक पीरियड है ना, जिसको हमने कहा था उत्तर वैदिक काल। और इसका टाइम पीरियड हम लोग दिए 1000 से लेकर 600 BC तक। अब देखिए, जो ऋग्वैदिक समाज है हमारा, हम लोग पढ़ चुके हैं। उस ऋग्वैदिक समाज में जिसकी स्थापना किसने की, आर्यों के द्वारा की गई। और उस समय का जानने का सोर्स हमारा क्या था, ऋग्वैदिक, हमारा क्या था, ऋग्वेद उसका क्या था, सोर्स था। और आर्यों के निवास स्थान के लिए, मैंने बोला उनके हैबिटेट के लिए, हमारे ऋग्वेद में शब्द का यूज किया जिसका नाम था सप्त सैंधव, यानी कि 7 नदियों वाला क्षेत्र है ना। सिंधु, सरस्वती, सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये क्या है, 7 नदियां हैं। और इन्हीं 7 नदियों वाले क्षेत्र में क्या करते थे, आर्य लोग निवास करते हैं। देखिए, ये जो 7 नदियां हैं, ये 7 नदियां वही वाला क्षेत्र है पंजाब। कौन सा वाला, पंजाब। ये पंजाब का मतलब होता है पंजाब, यानी कि 5 नदियों का क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। और पंजाब का मतलब ये पाकिस्तान वाला पंजाब भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, लेकिन तो ये सारे जो ऋग्वेद है वो कहाँ लिखा गया, उस सप्त सैंधव रीजन में लिखा गया। कौन से वेद लिखेगा, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से हम पढ़ा, यानी कि वह वेद ऋग कहाँ लिखा गया, उसी सप्त सैंधव रीजन में लिखा गया। ठीक है, लेकिन इस समय क्या हुआ, इस उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, जो उनकी सभ्यता थी, उस सभ्यता का सेंटर, जो सिविलाइजेशन है उसका सेंटर क्या है, वही सप्त सैंधव रीजन यानी कि पंजाब। अब जो सभ्यता का केंद्र है वो केंद्र क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन सेंटर। तो देखिए, सिविलाइजेशन सभ्यता का जो केंद्र था ऋग्वैदिक काल में, वो क्या था, पंजाब वाला रीजन था। लेकिन अब क्या हुआ, पंजाब वाला रीजन ना रहकर अब ये लोग क्या हो गए, थोड़ा सा नीचे की ओर क्या हो गए, उत्तर थोड़ा सा क्या हो गए, मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों से क्या हो गए, मैदानी क्षेत्रों की ओर खिसकना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब जब ये मैदानी क्षेत्रों में आएंगे तो अब इनकी सभ्यता का केंद्र क्या हो गया, कुरुक्षेत्र। अब ये किस रीजन में आ गए हैं, कुरुक्षेत्र रीजन में आ गए। और कुरुक्षेत्र कहां पड़ता है, देखिए गंगा और यमुना। ठीक है, दिल्ली वाला क्षेत्र जो है कहां पर पड़ेगा ये रीजन, दिल्ली वाला रीजन और गंगा यमुना दोआब है ना। तो गंगा यमुना या दोआब है, गंगा यमुना दोआब का भी कौन सा क्षेत्र का, नदन एरिया। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं कुरुक्षेत्र। यानी कि अब इनकी जो सभ्यता है पहले कहां थी, ऋग्वैदिक काल में लोग कहां निवास करते हैं, पंजाब वाले रीजन में। अब इस क्षेत्र को छोड़ने के बाद उत्तर वैदिक काल में लोग कहां आकर बस गए, कुरुक्षेत्र वाले रीजन में, यानी कि दिल्ली, और दिल्ली में क्या है, गंगा यमुना के आसपास वाले क्षेत्र में आकर क्या हो गया, उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब ये क्या आ गया, थोड़ा सा मैदानी क्षेत्रों में जब ये आए होंगे। और देखिए, मैदानी क्षेत्रों में आने के बाद पहली बार, इसी क्षेत्र में आने के बाद ये पहली बार लोहे से परिचित हुए, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में लोहे से लोग क्या परिचित थे नहीं। खेती के लिए किस तरह के हथियारों का यूज करते हैं, औजारों का यूज करते हैं, वो सब क्या है, कांसे के औजारों को या पत्थर क्या, कांसे के औजारों का लोग यूज करते हैं। लेकिन इस समय बाद क्या, पहली बार क्या होते हैं, ये आयरन, ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन होता है आयरन टेक्नोलॉजी से। पहली बार ये किससे परिचित हुए भाई, आयरन टेक्नोलॉजी। और आयरन तो क्या है, लोहा इनको मिला है पहली बार, और लोहा मजबूत होता है कांसे की तुलना में। ठीक है, जब आयरन टेक्नोलॉजी ये यूज करेंगे तो इस आयरन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होगा, इनकी अर्थव्यवस्था में चेंज आएगा, इनकी इकोनॉमी में चेंज आएगा, जो हम आगे क्या है समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इतनी बातें स्पष्ट हो गई। ये जो हम पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, इस काल को लिखने का जानने का जो सोर्स है, वो सोर्स, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है,
ठीक है। देखें, इस काल को जानने के जो सोर्स रहेंगे, उस काल को जानने का सोर्स क्या था? ऋग्वेद। और जितने भी बाकी वेद हैं वो सब क्या इसी समय लिखे गए। तो जितने भी वेद बहे, आपका क्या बचा? यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, वेद, पुराण, उपनिषद, है ना, एपिक यानी कि जो महाकाव्य है हमारे, रामायण, महाभारत, ये सब क्या होते हैं? इसी समय लिखे जाते हैं। तो सोर्स क्या है हमारे पास? जरा उन सोर्सेज को, जो कुछ खास सोर्सेज जिनको एग्जाम में पूछने की, जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है, तो जरा हम लोग उन सोर्सेज का बात कर लेते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद को पढ़ चुके हैं, तो जो अगला वेद है, जो बाकी 3 वेद हैं, वो इसी टाइम पीरियड में लिखे गए हैं। तो जरा उन 3 वेदों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। और सबसे पहला है, इसका नाम है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है? तो देखिए, इसमें क्या है, यज्ञ के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, जो यज्ञ के नियम हैं, वो किस में दिए गए हैं? इसी यजुर्वेदा में दिए गए हैं। इसमें रूल्स दिए गए हैं रिलेटेड यज्ञ, यानी कि यज्ञ से संबंधित नियम दिए गए किसके अंदर? यजुर्वेदा में। और देखिए, यजुर्वेदा एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके 2 पार्ट हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और चारों वेदों में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो क्या हो सकता है? देखिए, गद्य एवं, मैं जानबूझ के हिंदी लिख रहा हूं, पद्य शैली। गद्य का मतलब जिसको गाया जा सके, ठीक है, गद्य और पद्य, इसको गाया भी जा सकता है, इसको क्या पढ़ा भी जा सकता है। दोनों ही शैली में क्या है, ये एकमात्र ऐसा, कई बार पूछ लेते हैं इन चारों वेदों में से कौन सा एकमात्र ऐसा वेद है जो क्या जिसको गा भी सकते हो, किसी को कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो वो कौन सा है? गद्य और पद्य शैली में मिलेगा आपको। वो कौन सा हो गया आपका? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। अब देखो, यजुर्वेद में मैंने कहा मंत्र दिए गए, यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्र। अगर इस यजुर्वेद की बात करें, तो यजुर्वेद में जो रीडर होता है, यानी कि इसके मंत्रों को पढ़ने वाला, तो इसके मंत्रों को पढ़ने वाले को यजुर्वेद में कहा गया है अध्वर्यु। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलेंगे। तो वेदों के यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला गया है? जो पंडित होगा उसको अध्वर्यु कहा गया है यहां पर। ऐसे ही अगले वेद की ओर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यजुर्वेद देखिए, या से यजुर्वेद और या से यज्ञ, यानी कि यज्ञ के जो नियम, विधि, विधान है, रूल हैं, वो किस में दिए गए? यजुर्वेदा में। अगले वेद की हम लोग बात कर लेते हैं, और अगला हमारा वेद है सामवेद। देखिए, शाम, इसमें एक शब्द मैंने लिखा हुआ है शाम शब्द। ये शाम शब्द आपको, ये वाला शब्द है ना, इसको हिंदी में भी शाम ही हम बोलेंगे। और शाम का मतलब ही होता है गायन, यानी कि सिंगिंग। क्या होता है इसका मतलब? ही क्या होता है? सिंगिंग होता है। यानी कि जो सामवेद है, सामवेद क्या होता है? जो हमारा इंडिया का म्यूजिक है, ठीक है, सारे गामा, उसका सोर्स ही क्या है? सामवेद। तो देखिए, सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक है कौन? सामवेद। सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक सामवेद। और दूसरी बात, सामवेद का विषय क्या है? सामवेद में दिया किया गया है, क्योंकि यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ के नियम कानून कहां है? किसमें दिए गए? यजुर्वेद में। और सामवेद में इसी यज्ञ के समय गाए जाने वाले जो मंत्र हैं, उनका संकलन कहां पर मिलेगा आपको? सामवेद में। तो इसमें क्या दिया गया भाई? यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र। और ये मंत्र कहां पे दिए गए हैं? इस सामवेद के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात देखिए, इसमें भी जो मंत्र गाने वाला जो सिंगर होगा, जो रीडर होगा, मंत्रों को पढ़ने वाला या मंत्रों को गाने वाला जो रीडर होगा, उसको उद्गाता कहा जाता है। और जरा ध्यान रखें, है ना, उसको क्या बोलते हैं? उद्गाता। देखिए, दूसरी बात, अभी ऋग्वेद में मंत्रों को गाने वाला होत्री था, और यजुर्वेदा में कौन हो गया? अध्वर्यु हो गया, और यहां पर कौन हो गया? उद्गाता हो गया। ठीक, तो अभी नेक्स्ट की ओर हम लोग बात करते हैं जल्दी से। कई लोगों ने बोला सर आप स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते हो, तो मैं कुछ सेकंड के लिए पीछे हट जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अथर्ववेदा। देखें, पहली बात, जो अथर्ववेदा है इसके राइटर का नाम स्पष्ट हमको मिलता है, एग्जाम में भी पूछते हैं। तो इसके राइटर की अगर बात करें, दो ऋषि हैं, एक अथर्वा और अंगिरस नाम के दो ऋषियों के द्वारा इसकी रचना की गई। तो राइटर हैं अथर्वा और इनके शिष्य अंगिरस, और इसका नाम ही क्या पड़ गया, अथर्वांगिरस। इस वेद को अथर्ववेद के साथ अथर्वांगिरस वेद भी हम लोग बोल देते हैं। देखिए, जो ये वाला वेद दिया हुआ है, इस वेद का विषय क्या है, सब्जेक्ट इसका क्या है, यानी कि इसमें क्या चीजें दी गई हैं। तो बात करें इसके सब्जेक्ट को लेकर के, तो देखिए इसमें तंत्र मंत्र आपको मिलेंगे, तंत्र मंत्र, काला जादू, ब्लैक मैजिक, है ना, काला जादू इसमें आपको मिलेगा, तंत्र मंत्र, काला जादू, और देखिए रोग निवारण, ड्रग यूज, औषधि का यूज, और क्या है, औषधियों का यूज, ड्रग यूज, है ना, रोगों का निवारण, डिजीज प्रिवेंशन, रोग निवारण, ये सब क्या है, इसका क्या है, विषय है, किसका, अथर्ववेद। और अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करें, देखिए अथर्ववेद में कुल जो टोटल हैं 1875 क्या दी गई हैं, इसके अंदर ऋचाएं क्या दी गई हैं, ऋचाएं दी गई हैं। और इन 1875 की अगर में से भी अगर मैं बात करूं, तो देखिए इन 1875 में से जो 99 ऋचाएं हैं, ये केवल और केवल किसकी हैं, इतनी केवल किसकी हैं, ऋग्वेदा की हैं। बाकी सब, ठीक है, और जो बची हुई बाकी सभी कहां से ली गई हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से ली गई है। तो 99 जो इसमें मंत्र दिए गए हैं वो किसके हैं, ऋचाएं हैं, वो किसकी हैं, अथर्ववेदा की स्वयं की है। बाकी कहां से कॉपी पेस्ट की गई है, ऋग्वेद से कॉपी पेस्ट की गई है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। दूसरी बात देखिए, इस अथर्ववेदा को, इसका एक उपनिषद भी है। उपनिषद सभी के हैं, उपनिषद किसका है, अथर्ववेदा। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान लिखा गया, इन वेदों को समझने के लिए उपनिषदों को लिखा गया। तो जो उपनिषद है, इसका एक उपनिषद है और बड़ा फेमस है, मुंडकोपनिषद। देखिए एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, और अगर इस मुंडकोपनिषद को एग्जाम में कई बार पूछते हैं, क्योंकि इसी मुंडकोपनिषद से, ठीक है, इसी मुंडकोपनिषद से एक वाक्य आप लोग हर जगह सुनते हो, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो जो सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया है, इस मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो अथर्ववेदा का उपनिषद है। यहां से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जय, सत्य की हमेशा विजय होती है ना। तो एग्जाम में पूछते हैं काफी बार इसको। दूसरी बात, इस अथर्ववेदा में अभी हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में कुछ जो जनतांत्रिक संस्थाओं को हम लोग पढ़े थे, ठीक है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हम लोग पढ़े थे, सभा, समिति और विदत, है ना। तो इसी में सभा और समिति को क्या है, प्रजापति की क्या है, दो पुत्रियां कहा गया है, किसमें, अथर्ववेदा में। ठीक, एक नोट करके मैं यहां पे ऐड कर दे रहा हूं, सभा एंड समिति। ठीक है, सभा एंड समिति कॉल्ड डॉटर ऑफ प्रजापति। तो कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न बना ले जाता है कि सभा और समिति को कहां पर प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, तो कहां पर कहा गया, अथर्ववेदा में कहा गया है। चलें आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी।
और यहीं पर मैं एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ, देखिए दो बातें मैं यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ। पुराण के बारे में हम लोग और कर लेते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। पुराण, वेद, पुराण, वेदों की तो बात होगी, पुराण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, जो हमारे एपिक हैं यानी कि जो महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत, वो भी इसी काल में लिखे जा रहे हैं। तो जरा पुराणों में भी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। जो पुराण है, कुल 18 पुराण लिखे गए। कितने पुराण हैं टोटल? 18। और देखिए 18 में भी एक पुराण जरा फेमस है, जरा इसको ध्यान रखें, इसका नाम है मत्स्य पुराण, क्योंकि जो मत्स्य पुराण है सबसे पुराना है। तो ऐसे पूछे कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो कौन सा है? मत्स्य पुराण। एंशिएंट है और सर्वाधिक ऑथेंटिक है ना। सबसे पुराना और सबसे प्राचीन जो पुराण है वो कौन सा है? यही आपका मत्स्य पुराण। उपनिषद लिखे गए, 108 उपनिषद हैं। आगे चलिए बात करेंगे धीरे धीरे सबके बारे में। अब देखिए ये तो हमने सोर्स जान लिए कहाँ के, इस समय के। इसके साथ साथ इस काल में क्या हुआ, कुछ इंडियन फिलॉसफी का भी यहां पे विकास होता है, ठीक है। यहां पर क्या हो गए, षड दर्शन का विकास हुआ। 6 दर्शन, और देखिए दर्शन क्या है ये भारतीय फिलॉसफी का स्कूल इसको बोलते हैं। 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, अब कौन कौन दर्शनों का विकास हुआ तो जरा जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक दर्शन यहां पर विकास हुआ, इसका नाम है न्याय दर्शन। कौन सा दर्शन है भाई? न्याय दर्शन। और देखिए जो न्याय दर्शन है, इस न्याय दर्शन के जो राइटर हैं, इसके जो प्रतिपादक रहे, ये हैं, कौन है? ऋषि गौतम। कौन? तो इस दर्शन का इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऋषि गौतम। अगले दर्शन की हम लोग बात कर लेते हैं, वैशेषिक। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, वैशेषिक। और जो वैशेषिक दर्शन है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं ऋषि कणाद। तो एग्जाम में पूछते हैं कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है भाई, तो कौन है? ऋषि कणाद इस दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगले दर्शन की हम लोग जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला है सांख्य दर्शन। कौन सा है? शांख। और शांख दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि हैं। तो एक दर्शन आपके पास ये हो जाता है। और दर्शन की अगर हम लोग बात करें, देखिए शांख के बाद हम लोग मिलेगा, ठीक है, योग। एक दर्शन है योगा। और योगा के जो प्रतिपादक हैं वो माने गए पतंजलि। योगा के प्रतिपादक हो गए पतंजलि के बाद अगले दर्शन की अगर हम लोग बात करें, देखिए इसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा जो प्रतिपादक हैं, इनका नाम है ऋषि जैमिनी। तो ऋषि जैमिनी इसके प्रतिपादक हो गए। नेक्स्ट दर्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। क्या बोलेंगे? उत्तर मीमांसा। और इसके जो प्रतिपादक रहे एक ऋषि हैं वादरायण। ऋषि वादरायण इसके प्रतिपादक हैं। देखें सबको एक साथ जोड़ लेते हैं हम। तो इतने दर्शन लिखे गए और एक दर्शन और है, इसको बिल्कुल हम लोग अलग रखते हैं, ठीक है।
इस दर्शन का नाम है चार्वाक, और चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चार्वाक ही है। इसको मैं अलग रखा है मैंने। देखिए जो शुरुआती 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 के 6 दर्शन हैं, ये दर्शन क्या है? इनको हम लोग बोलते हैं आस्तिक दर्शन, और इस वाले दर्शन को बोलते हैं नास्तिक दर्शन। देखें यहां पर आस्तिक और नास्तिक का मतलब आप लोग कई बार लगते हो, आस्तिक का मतलब जो लोग गॉड को मानता है और जो गॉड को नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते हैं, ऐसा मान। लेकिन दरअसल सही जो इसकी डेफिनेशन है आस्तिक और नास्तिक की, जो वेद बोलते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो जो लोग वेदों में विश्वास करते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है, जो लोग वेदों को नहीं मानते, वेदों को विश्वास नहीं मानते, वेदों में विश्वास नहीं करते, उनको नास्तिक कहा गया है। तो यानी कि ये जो शुरुआती 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, ठीक है, सॉरी वैशेषिक, सांख्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और कौन सा? योगा। ये जो दर्शन है 6 दर्शन, ये कैसे दर्शन है? आस्तिक दर्शन है। यानी कि इसका मतलब ये है, ये दर्शन क्या करते हैं? वेदों की क्या प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। और जो चार्वाक दर्शन है ये वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं हम लोग इस पोस्ट वैदिक यानी कि लेटर वैदिक समय की क्या है सोसाइटी के बारे में हम लोग यहाँ की बात करते हैं। सोसाइटी, यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति क्या है, यहाँ का इकोनॉमी क्या है, यहाँ का, ठीक है, यहाँ का रिलीजियस धार्मिक मान्यताएं क्या है, जरा उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, अब समाज की बात करेंगे। अब ये जो ऋग्वैदिक समाज है वो कहाँ पे है? उस पंजाब वाले क्षेत्र में है। और ये जो समाज सभ्यता ये कहाँ आ गए? हम लोग कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में आ गए, यानी कि उत्तर भारत के मैदानों में ये लोग प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पर क्या हुआ? इनको लोहा भी मिल चुका है ना। लोहा एक मजबूत धातु है, जिससे क्या होंगे इस समाज में क्या होंगे कई सारे बदलाव, कई सारे चेंज हमको दिखाई देंगे। तो सबसे पहली बात तो हम लोग बात करते हैं क्या क्या बदलाव यहाँ पर आते हैं। देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहला जो बदलाव दिखाई दिया, अगर समाज में बात कर लें तो यहां का जो करेक्टर सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था, जरा याद रखें यहां वर्ण व्यवस्था में क्या होगा? चेंज आ जाएगा। जो वहां की वर्ण व्यवस्था थी, अब देखिए यहां की जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसी हो जाएगी? वर्थ बेस्ड। इस काल में जन्म व्यवस्था कैसी होगी? जन्म आधारित। क्योंकि आपने ऋग्वैदिक समाज पढ़ा होगा, तो ऋग्वैदिक जो समाज था वहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी कैसी थी? कर्म आधारित थी। यानी कि जैसा आप काम करोगे वैसे ही वर्ण में आपको डाल दिया जाता है। और लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? कैसी व्यवस्था हो गई? वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई? जन्म आधारित। यानी कि जो व्यापार होगा, जो बिजनेस होगा, जो व्यापार है वो कैसा हो गया? जेनेटिक हो गया, जेनेटिक, है ना। इसका मतलब यह है, देखिए ऋग्वैदिक समाज में क्या था? मान लीजिए A B C D 4 व्यक्ति हैं, ये मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति का इंटरेस्ट किस में है? पढ़ाई लिखाई में क्या है? अध्ययन करने में। तो उसको क्या है? कौन से वर्ण में डाल देंगे? इसको ब्राह्मण वर्ण में डाल देंगे। मान लीजिए इस व्यक्ति का मन इच्छा क्या है? थोड़ी सी क्या डिफेंस में है, तो इसको कहाँ डालेंगे? क्षत्रिय वर्ण में पहुंच जाएगा ये अपने आप। और इसका क्या है? व्यापार करने में क्या लगता है? मन लगता है, तो इसका ये कहाँ पहुंच जाएगा? अपने आप खुद से ही वैश्य वर्ण में पहुंच जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ? ये जो व्यवस्था थी कैसी हो गई? कर जन्म आधारित हो गई। यानी कि एक का अगर कोई बेटा होता है और इसका बेटा क्या है? ये क्या है? ब्राह्मण है। और इसका बेटा क्या है? उसका मन चाहे किसी भी काम में रहे, ठीक है, चाहे वो उसको अध्ययन करने में उसका मन हो या नहीं हो, लेकिन वो भी क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। व्यापारी का जो बेटा है वो क्या कहलाएगा? व्यापारी ही कहलाएगा, वो वैश्य वर्ग में ही शामिल होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो व्यापार और बिजनेस है वो कैसा हो गया? जेनेटिक हो गया। कर्म आधारित ना होकर कैसा हो जाता है? जन्म आधारित हो जाता है। और पहली बात, इसी समाज में आप लोग भी अपने समाज में क्या करते हो? कई बार गोत्र व्यवस्था आपने एक शब्द सुना होगा, और सभी लोग गोत्र शब्द सुनते हो। देखिए गोत्र,
इस समय क्या हो गई, गोत्र व्यवस्था स्थापित हो जाती है। अब गोत्र व्यवस्था क्या है, देखिए गोत्र शब्द जो है, सबसे पहली बात तो ये गो से, कहां से निकला है, गो। गोत्र कहां से आया, गो, और गो का मतलब होता है गाय। गो का मतलब क्या है, गाय। तो गोत्र शब्द गाय से, गो से आया, और गो का मतलब होता है गाय। देखिए आपको मैं बताया ऋग्वैदिक समाज, ये जो वैदिक समाज है, इस समाज में जो मनी है, जो धन है, वो क्या माना गया है, पशुधन। यानी कि पशु क्या है, इनके लिए क्या है, सबसे बड़ा क्या धन क्या है, पशुधन। जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पशुधन होगा वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा अमीर कहलाएगा। तो इस समाज में क्या हुआ, गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई। गोत्र व्यवस्था का मान लीजिए कोई फैमिली, एक फैमिली ये है और एक फैमिली क्या है, ये है, दो फैमिली है आपस में, ए और बी। और इस फैमिली के पास भी पशुधन है, इसके पास भी पशुधन है, इसके पास भी काफी सारी गाय है, उसके पास भी क्या है, काफी सारी गाय है। तो इन दोनों जो परिवार होंगे, या मान लीजिए एक फैमिली कोई और सी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इन जो परिवार होंगे, इनमें से मान लीजिए ए और बी की जो गाय हैं, जो इनका पशुधन है, वो मान लीजिए एक साथ बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है, एक साथ क्या है, एक ही स्थान पर क्या है, बंधा हुआ है। तो जिन दो परिवारों की गाय इस काल में एक ही साथ बंधती थी, ठीक है, उनको एक ही साथ रखा जाता था। तो ऐसा कहा गया, ये दोनों जो हो गए, क्योंकि इन दोनों परिवारों की जो गाय हैं, जो पशुधन है, वो एक साथ रखा गया है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाए, एक गोत्र के कहलाए। ये क्या कहलाए, इनका क्या हो गया, सेम गोत्र हो गया। और जब सेम गोत्र हो गया तो ये व्यवस्था चल निकली, और ये व्यवस्था बाद में समाज में इतनी मजबूत हो गई कि एक ही गोत्र के व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में फिर क्या ज्यादा घनिष्ठ हो गए। और जब ज्यादा घनिष्ठ हो गए तो क्या किया उन्होंने, आपस में क्या वैवाहिक संबंध रखना बंद कर दिया, वैवाहिक संबंध स्थापित करना बंद कर दिया। और अब लोग ये शादी क्या करेंगे, किसी दूसरे गोत्र में करेंगे। और यहीं से समाज में क्या होती है, गोत्र व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो बस इतना याद रखें, गोत्र शब्द कहां से आया, गाय से ही आया है, और गोत्र व्यवस्था की इसमें शुरुआत हो जाती है। देखिए जब गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई और व्यापार कैसा हो गया, जन्म आधारित ना होकर कैसा हो गया भाई, सॉरी कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा राजतंत्र रहा होगा, जो मोनार्की सिस्टम रहा होगा, उसमें भी क्या हुआ होगा, चेंज आया हुआ होगा। तो इस समय का जो मोनार्की सिस्टम है, राजशाही, ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों, जो राजा है, आपने पढ़ा था ऋग्वैदिक समाज में राजा को नियुक्त करने का और राजा को अपॉइंट करने का, राजा को क्या रिमूव करने का, उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, समिति के पास है। समिति राजा को चुनती है और लगता है राजा अपना अच्छा काम नहीं करेगा तो क्या करती है, उसको रिमूव करा देती है। क्योंकि वो क्या आम लोगों की सभा है, आम लोगों का क्या करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है कौन, समिति। और राजा को वो लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कर देते हैं, टैक्स देते हैं, जिसको बलि कहा गया, ठीक है। तो यहां पर जब सिस्टम कैसा हो गया, जन्म आधारित हो गया, तो जो मोनार्की सिस्टम रहेगा, जो राजवंश, जो राजशाही रहेगी, राजशाही, देखिए जो राजशाही होगी वो भी तो मजबूत होगी। और इसलिए क्या होगा, जो राजा होगा, जो राजा का पद होगा, वो भी कैसा हो जाएगा, कैसा हो गया, जेनेटिक हो गया। यानी कि राजा के बाद राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। और राजा ने क्या काम किया, जब पद जेनेटिक हो गया तो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण शुरू कर दिया। राजा को ही एक राट बोल दिया गया, ठीक है, क्या बोला गया, राजा को एक राट बोल दिया गया। राजा ने एक और उपाधि, एक टाइटल उठा लिया, सम्राट का टाइटल उठा लिया। राजा ने ही अधिराज का टाइटल उठा लिया। तो ये सब टाइटल उठाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि राजा क्या हो गया है, मजबूत हो गया है, ठीक है। दूसरी बात, यानी कि पहली बार ऐसा होगा, राजा क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, चलिए इतने को हो गया, आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए समाज की अगर बात कर ले, आपको पता होगा जो ऋग्वैदिक समाज रहा होगा, उस समाज में क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार है। अब देखिए वो अधिकार महिलाओं के कम होने स्टार्ट हुए, क्योंकि इस समाज में आने के बाद यज्ञों की क्या जो प्रक्रिया है, यज्ञ करने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो गई, बढ़ गई। राजा ने क्या करने शुरू कर दिए, यज्ञ कराने शुरू कर दिए अपने आप को, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ करा दिया, पुरुषमेध यज्ञ करा दिया, वाजपेयी यज्ञ करा दिया। और ये यज्ञ क्यों कराए जा रहे हैं, राजा की क्या है, ताकत को दिखाने के लिए, ताकत को शो करने के लिए। और जब यज्ञ और कर्मकांड इस समाज में आके बढ़ने स्टार्ट हो गए तो क्या हो गया, पुरोहित जो है, जो पुरोहित वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग है, उसका वर्चस्व क्या है, स्थापित होना शुरू हो गया, उसकी ताकत क्या हो जाती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और यहीं से समाज में क्या होती है, कुछ नई नई क्या है, कुरीतियां ऐड होना स्टार्ट हो जाती है। कौन समाज में, इसी लेटर वैदिक में। जो महिलाएं हैं उनसे पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया।
यज्ञ में भाग लेने का अधिकार छीन लिया गया। उपनयन संस्कार है, 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार, उसका अधिकार छीन लिया गया। यानी कुल मिलाकर ये है इस काल में आखिर क्या हुआ। अगर प्रश्न आए महिलाओं की दशा में क्या हुई, गिरावट का काल है ये, ठीक है। तो एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूं, महिलाओं की कंडीशन दशा में क्या हुई, गिरावट आ रही इस काल में। कौन से काल में, इसी लेटर वैदिक पीरियड में। दूसरी बात थोड़ी सी यहाँ की अगर बात कर लें, यहाँ के बारे में हम लोग बात कर लें, यहाँ की जो प्राथमिक पेशा क्या रह गया, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या हुआ यहाँ का। देखिए जो ऋग्वैदिक समाज था, ऋग्वैदिक समाज में जो प्राथमिक पेशा था वो क्या था, पशुचारण, ठीक है। पोस्टोरल सिस्टम था, पशुओं को चराते थे। और एग्रीकल्चर क्या था, दूसरा पेशा था। अब यहां पर क्या हुआ, प्राथमिक पेशा क्या हो गया, जरा याद रखें, एग्रीकल्चर। और देखिए एक जगह है, अगर हम लोग बात करना चाहें, यूपी में ही आती है, जरा इस जगह का नाम याद रखें, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा वो एकमात्र ऐसी जगह है जहां से क्या हुआ, कोई एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित क्या हुआ, कोई इक्विपमेंट हमें प्राप्त हुआ है। एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट फाउंड, है ना। तो ये एक ऐसी जगह है अतरंजी खेड़ा जहां से क्या होता है, कृषि संबंधित पहली बार कोई उपकरण हमें प्राप्त हुआ, औजार मिला, तो वो कहां से मिला है, यूपी में आता है अतरंजी खेड़ा, ठीक है। इस जगह का भी नाम आपको याद रखना। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों के कारण थोड़ी क्या आवाज़ डिस्टर्ब है, तो इसलिए मैं कई बार चीज़ों को बार बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। जब कृषि का विकास होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, ट्रेड भी शुरू होगा। जब आप कुछ पैदा ही नहीं करोगे तो ट्रेड क्या कर पाओगे, जब आपके पास सरप्लस होगा ही नहीं तो आप ट्रेड क्या करोगे, है ना। तो जो ऋग्वैदिक समाज था वहाँ पे क्या वार्टर सिस्टम चलता था। वार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली है, आदान प्रदान वाली। आप मेरे से गेहूँ लो, चावल दो, चावल दो, गेहूँ लो। लेकिन यहाँ जो ट्रेड है किसके माध्यम से क्या आता है, पर्ण के माध्यम से। यानी कि पर्ण क्या है, इनकी मुद्रा है पर्ण, ठीक है। हालांकि देखिए जो पर्ण का यूज क्या होता है, जो लोकल लेन देन होगा, जो लोकल लेन देन है, जो आपसी जो लोकल लेन देन है उसमें क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफर का ही यूज करते हैं। लेकिन एक मुद्रा इनके पास आ गई है, कौन सी, उस मुद्रा का नाम क्या है, पर्ण। और इसी के साथ साथ थोड़ी सी इनकी क्या है रिलीजियस लाइफ के बारे में, अगर पर्ण को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। एक शब्द है श्याम अयश, और एक शब्द था कृष्ण अयस। इन दोनों ही शब्दों का यूज किसके लिए किया गया है, आयरन के लिए। तो लोहे के लिए किस शब्द का यूज किया गया था, कि यही शब्द थे। अयस शब्द का यूज ऋग्वैदिक समाज में किसके लिए किया गया था, अयस शब्द, अयस का यूज ऋग्वैदिक समाज में क्या है, तांबे के लिए किया गया था, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉरी, ब्रॉन्ज के लिए, कांसे के लिए किया गया। और यहां पर किसके लिए किया गया, ये यूज आयरन के लिए किया गया है। अगली बात, अगर धार्मिक जीवन की हम लोग बात करें तो धार्मिक जीवन में क्या वो कुछ बदलाव आते हैं। और इनके देवता, जो ऋग्वैदिक समाज के जो प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र। अब उनका स्थान क्या हो गया, घट गया। और यहां पर क्या है, सबसे प्रमुख मेन गोल्ड क्या होगा इस समय इनके आने के बाद। देखिए अब प्रमुख देवता हैं प्रजापति। तो एग्जाम में पूछ लें आपसे कि बताइए उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, प्रजापति। अन्य देवताओं की अगर हम लोग बात करें, अदर्स की अगर बात करें तो देखिए एक देवता है रुद्र। ये वही रुद्र जो क्या है ऋग्वैदिक समाज में रुद्र क्या है, ऋग्वैदिक समाज में रुद्र क्या है,
अनैतिक आचरण से संबंध देवता है, अनएथिकल बिहेवियर रिलेटेड क्या है, गॉड है। और यहीं पर ये इनका स्थान चेंज हो गया, ये क्या बना दिए गए, गॉड ऑफ एनिमल्स। पशुओं के देवता क्या हो गए, रुद्र हो गए। और ऋग्वैदिक समाज में पशुओं के देवता क्या थे, पूषण क्या थे, पशुओं के देवता थे। लेकिन जो पूषण थे, है ना, पूषण, ये जो पूषण है, जो वहां पर पशुओं के देवता थे, यहां पर किसके देवता बन गए, शूद्रों के देवता बन गए। शूद्रास, है ना, यहां पर किसके देवता बन गए, शूद्रों के देवता बन गए। एक देवता नए आपको पहली बार मिले यहां पर, विष्णु। और विष्णु क्या है, इनको विश्व का क्या है, सृष्टि का पालक कहा गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख देवता हैं जिनको एग्जाम में, तीनों को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में तुलना भी देख ली, कंपैरिजन भी कर लिया, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। सभ्यता का विस्तार अब कहाँ तक हो चुका है, मैदानी क्षेत्रों में हो चुका है। सप्त सैकड़ों क्षेत्र को छोड़ने के बाद कुरुक्षेत्र रीजन में इनकी एंट्री हो चुकी है। अब देखिए अब क्या होगा, अब कुछ बड़े बड़े नगरों का उदय होगा, और उन्हीं जब नगरों का उदय होगा उन्हीं को हम लोग महाजनपद बोलेंगे। ठीक है, तो बड़े नगरों का उदय होगा। अगला टॉपिक है हमारा राइज ऑफ महाजनपद। महाजनपद, महाजनपद, है ना। तो महाजनपदों का उदय जरा समझते हैं कैसे हुआ। देखिए सबसे पहली बात तो जो सभ्यता का विस्तार था उत्तर वैदिक काल में कहां तक आ गया, कुरुक्षेत्र तक आ गया। अब देखिए इस महाजनपद में क्या होगा, और लोहे का आविष्कार यानी कि लोहे की खोज हो चुकी है। अब लोहे का क्या होगा, बड़े पैमाने पर यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन इन ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार। जब उत्तरी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में क्या हुआ, लोहे का बड़े पैमाने पर यूज होना स्टार्ट होता है। हर काम में लोहे का यूज क्या हो गया, स्टार्ट हुआ। तो देखिए लोहे का जब ज्यादा यूज होगा तो इससे कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्थाओं में कुछ चेंज तो आएंगे ही आएंगे। तो दो चेंज आपको दिखाई देंगे। पहला चेंज क्या होगा, लोहे के यूज से क्या होगा जो क्षत्रिय वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग को क्या होगा, क्योंकि लोहे से क्या बनेंगे, वेपन बनेंगे। तो इसका सबसे पहले लोहे का यूज कहां पे शुरू हुआ, यूज ऑफ वेपन। थोड़ी सी कहानी समझाना चाह रहा हूं, यानी कि क्या होगा, वेपन्स का यूज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब वेपन्स का यूज बढ़ेगा तो इस हथियारों के माध्यम से किसकी ताकत बढ़ेगी, जो क्षत्रिय हैं उन क्षत्रियों की क्या बढ़ी, ताकत बढ़ गई। ठीक है, तो क्षत्रियों की ताकत क्या हो गई, बढ़ गई। और देखिए जब क्षत्रियों की ताकत बढ़ेगी तो इससे क्या होता है, जो राजा है वो ताकतवर होगा, और राजा का पद क्या होगा, ताकतवर होगा। दूसरी बात क्या होती है, लोहे का यूज जब स्टार्ट हो गया तो लोहे के यूज होने से क्या हुआ, अब तक ये लोग क्या करते, लकड़ी के हलों का यूज करते थे, कांसे के हलों का यूज करते थे। अब क्या होगा, लोहे की फाल वाले हलों का ये क्या करना शुरू कर दिए, यूज स्टार्ट कर देते हैं। और जब लोहे की फाल वाले हल का यूज होगा तो क्या करेगा, जमीन को ज्यादा गहराई तक क्या करेगा, जुताई करेगा। जब जुताई ज्यादा गहराई तक करेगा तो क्या होगी, प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो उपज क्या होगी, सरप्लस हो जाएगी। एक्सेस ऑफ, है ना। अब क्या हुई,
थोड़ी सी कहानी समझाना चाह रहा हूं, क्या हो गई, बढ़ गई। और जब अतिरिक्त उपज बढ़ेगी, यानी कि सरप्लस अगर आपके पास होगा, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या होंगे, कुछ चेंज होंगे। और इकोनॉमी में चेंज होने का मतलब क्या है, चेंज क्या होंगे भाई, देखो ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य, वही क्या होगा, बढ़ेगा। और जब व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, आप अपने ही समाज की बात ले लो, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो उसी समाज में क्या होते हैं, पैसा ज़्यादा आया, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब सारा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बढ़ रहा है, इकोनॉमी का दायरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, व्यापार ट्रेड बढ़ रहा है, और यानी कि अब पैसा कमाने का एक मुख्य साधन क्या है, ट्रेड। तो ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए, खेती करने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रेड तब कर पाओ जब आपके पास क्या होगा, सरप्लस होगा। और जब आपके पास सरप्लस होगा, तो सरप्लस होने के साथ ही क्या होगा, आप ट्रेड करोगे, और ट्रेड के माध्यम से क्या होगा, पैसा कमाओगे, इनकम आपकी जनरेट होगी। तो इसीलिए अब इस समय भी क्या होगा, यानी कि जिसके पास जितनी जमीन होगी, क्या करेगा, उतना ही क्या करेगा, उपजाएगा, उतना ही क्या करेगा, पैसा कमाएगा। राजा के पास जितना क्या होगा, एरिया होगा, उतना ही क्या होगा, उसका जो उसके जो क्या है राज्य है, वो भी क्या बढ़ेगा, उतना ही क्या करेगा, विशाल होगा, बड़ा होगा, ताकतवर होगा। तो इस समाज में क्या होगा, अब आपस में जो पिछले समाज में हम लोग पढ़े थे, जो प्रमुख धन क्या है वहां का, पशुधन, अब यहां पे क्या हो जाएगा, प्रमुख धन क्या हो जाएगा, इनका कुछ चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद जो ऋग्वैदिक समाज था, उस ऋग्वैदिक समाज में क्या हो जाएगी, दरार पड़ जाएगी, फूट पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होंगे इससे, क्रैक इन ऋग्वैदिक लाइफ, है ना। तो ऋग्वैदिक जो समाज होगा, जो ऋग्वैदिक जीवन है, ठीक, देखो जो ऋग्वैदिक समाज है उसमें क्या होंगी, क्रैक पड़ेगा। और क्रैक पड़ने से क्या होगा, जो ऋग्वैदिक समाज में जो कई कई परिवारों का जो गोधन एक साथ रखा जाता था, इससे क्या होगा, लोगों में क्या हुई, यहाँ पर इसका यूज होने से, लोहे के यूज होने से क्या, क्षेत्रीय भावना का विकास हुआ। ठीक है, क्या होगी, क्षेत्रीय भावना का विकास होगा। थोड़ा सा गला खराब है, टेरिटोरियल, अब एक देखिए, क्षेत्रीय भावना का विकास, और क्षेत्रीय भावना का विकास होने का मतलब क्या है, लोगों में ये तेरा घर ये मेरा घर वाली भावना जाएगी, ये जितना हिस्सा तेरा और इतना हिस्सा मेरा। क्योंकि इससे क्या होता है, क्षेत्रीय भावना के विकास होने से क्या होगा, और ऐसा हुआ होने का कारण क्या है, लोहा, लोहे से क्या हुआ, क्षत्रियों की ताकत बढ़ी, क्या हुआ, ट्रेड कॉमर्स बढ़ा। और जब ये क्षेत्रीय भावना का विकास होगा, तो क्षेत्रीय भावना के विकास होने से क्या होगा, देखिए जब किसी भी समाज में कहीं भी आप इकोनॉमी चले जाओ, जिस क्षेत्र में क्या होती है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, उस क्षेत्र का क्या होता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, वही क्षेत्र क्या होता है, एक शहर में तब्दील हो जाता है। बॉम्बे को एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बॉम्बे एक वीरान टापू, अंग्रेजों के हाथ आया, वहां से ट्रेड करना स्टार्ट किया, और बॉम्बे क्या है, आज भारत की आर्थिक राजधानी कहलाता है। कारण क्या है, ट्रेड। तो यहां पर भी जब क्षेत्रीय टेरिटोरियल क्षेत्रीय भावना का विकास, मैंने क्षेत्रीय का विकास लिखा हुआ है, किसका, क्षेत्रीय भावना का विकास होगा लोगों में। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, देखिए नए नए क्या बने, नगर बसने शुरू हुए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन्स। अब नए नए नगर बसेंगे, और नए नए नगरों का क्या होगा, विकास होना स्टार्ट हुआ। और उसी ऋग्वैदिक समाज में हम लोग जनपद हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, जनपद। और जो जन है, जो बड़े बड़े नगर थे जन, यही जन किस में कन्वर्ट हो गए, यही जन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, महाजनपद में। यानी कि जन क्या हो गए, छोटे नगर थे वो क्या जाएंगे, बड़े नगरों में क्या जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब इससे क्या होगा, जो ऋग्वैदिक समाज के जनपद थे वो किस में चेंज हो गए, और यही टाउन क्या कहलाएंगे, आपके महाजनपद कहलाएंगे। यही क्या कहलाए, हमारे महाजनपद। और इस तरह से भारत में, इस उत्तर भारत वाले क्षेत्र में क्या होते हैं,
महाजनपदों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। 16 महाजनपद बने, जिसमें से कुछ महाजनपदों को हमें पढ़ेंगे और इन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद निकल के आया, कौन सा, मगध डायनेस्टी, जिसको हम जानते हैं। और हम लोग किसको पढ़ेंगे फिर, मगध डायनेस्टी को पढ़ेंगे। तो एक काम करें, देखिए ये तो थोड़ी सी कहानी मैंने समझाने की कोशिश की ताकि आपको क्या रहे, लिंक आपका बना रहे, आपको चीजें थोड़ी स्पष्ट समझ में आ जाए। अब इसके बाद पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आते हैं महाजनपद होते क्या है। ठीक है, कितने महाजनपद थे, कैसे थे। देखें आप जरा, महाजनपद। पिछली कहानी थी कारण क्या रहा महाजनपदों के बनने का। अब आगे की बात करता हूं। देखिए हम जो टोटल रहे कुल 18 महाजनपद माने गए हैं, और इन 18 महाजनपदों को जानने का सोर्स आपके लिए भी, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछते हैं कि 18 महाजनपदों का विवरण हमें कहां से मिलता है। ठीक है, तो यहां को एक ग्रंथ है निकाय, एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक ग्रंथ है महावस्तु। ठीक है, तो देखिए ये दोनों जो ग्रंथ हैं अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ये दोनों ही क्या है, बुद्धिज्म कौन से हैं, बौद्ध क्या है, ग्रंथ है। इनका संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध ग्रंथ है कौन, और एक और आपको मिलेगा जानने का एक सोर्स और है भगवती सूत्र। ठीक है, जो भगवती सूत्र है ये एक जैन धर्म का जैनिज्म, इसका संबंध किससे है, जैन धर्म से है। तो पहला प्रश्न एग्जाम में ये बनाया जाता है कि बताइए सबसे पहले 18 पुराणों की चर्चा हमें कहां मिलती है, तो आपका उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय, और कौन सा होता है, भगवती सूत्र। महावस्तु में भी मिलते हैं, तो इनको एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों क्या है, बुद्धिज्म से संबंधित हैं, और ये किससे है, जैनिज्म से संबंधित है। मैंने बोला कितने थे टोटल, 18। देखिए 18 में से भी सभी को हम लोगों ने नहीं पढ़ना है। इन 18 की भी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें भी केवल कुछ ज्यादा फेमस थे, जो सबसे ज्यादा कहते हैं ताकतवर थे। एक है मगधा एम्पायर, कौन सा एम्पायर है, मगध। एक है अवंती, एक है कौशल, और एक है वत्स। है ना, और ये कौन सा है, मगध। तो देखिए इन चारों, इस महाजनपद में 18 में से जो 4 महाजनपद हैं, इन चारों महाजनपदों में ये क्या है, सबसे ज्यादा ताकतवर थे। ये सबसे ज्यादा ताकतवर महाजनपद थे कौन से, ये 4। और इन चारों में से भी एक महाजनपद की और बात कर लेते हैं जिसको एग्जाम में पूछते हैं। एक और है और इसका नाम है अश्मक। तो अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो क्या मिलेगा आपको, दक्षिण भारत में मिलेगा। ओनली वन लोकेटेड इन साउथ इंडिया।
तो एग्जाम में प्रश्न बनाते हैं, कई बार एग्जामिनर पूछता है कि दक्षिण भारत में अवस्थित लोकेटेड एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो आपका उत्तर क्या होगा, अशमक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कहता है दक्षिण भारत में, बाकी सब कहाँ मिलेंगे, 17 के 17 आपको उत्तर भारत में मिलेंगे। और देखिए ये जो महाजनपद है, जरा ये भी याद रखें, कौन सी नदी के तट पर मिलेगा, ये किसके किनारे मिलेगा आपको, गोदावरी नदी के पास एक महाजनपद है अशमक। ये 4-18 में से क्या सबसे ज्यादा ताकतवर है। और इन ताकतवर की भी अगर बात करें तो देखिए इन ताकतवर में भी जो मगध था, कौन था, दक्षिणी बिहार में आता है वर्तमान में, ये जो मगध जनपद हुआ करता था, इसने क्या काम किया, इन बाकी जनपदों को जीता और जीतने के बाद क्या कर लिया, अपने में मिला लिया। और मिलाने के बाद क्या होता है, इस एम्पायर का क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया। और साइज बड़ा होने के बाद जो मगध जनपद था, यही कहलाया बाद में मगध एम्पायर के नाम से फेमस हुआ। और ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हुआ, जिसको हम क्या करेंगे पढ़ने वाले हैं। और इसी मगध से बना मगधा एम्पायर, और यहीं से स्टार्ट होता है मगध साम्राज्य। और ये जो मगध साम्राज्य है, इसका जो रीजन मिलेगा आपको, दक्षिणी बिहार। ठीक है, कहां मिलेगा आपको जिसकी राजधानी राजगृह या ग्रीवेज हुआ करती थी। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग किसको पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम किसके साथ मिलेंगे, आपको मगध साम्राज्य के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा, देखिए यहां से अगले वाली हिस्ट्री में आपको और भी इंटरेस्ट आने वाला है। थोड़ा सा स्वास्थ्य कारण से मेरा गला गड़बड़ है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।